तो कैसे हैं सब लोग। आज एग्जाम स्पेसिफिक एनसीईआरटी में हम बात करने जा रहे हैं अबाउट द अर्ली अरब एंड टर्क इन्वेजन्स इन इंडिया। इससे पहले पिछली क्लास के अंदर व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट द पोस्ट गुप्ता पीरियड, तब हमने देखा था, एक बेसिक आइडिया लिया था कि कौन कौन से अरब एंड टर्क इन्वेजन्स हमें देखने को मिलते हैं। बेसिकली 3 रूलर्स के हमें इन्वेजन्स देखने को मिले, एक अरब एंड 2 टर्क लीडर्स या फिर रूलर्स हम कह सकते हैं। मोहम्मद कासिम हमें अरब्स की तरफ से देखने को मिले इन 712 सीई इन द बैटल्स ऑफ सिंध। सिंध का जो रीजन है वो कैप्चर करने में सफल रहे थे अरब्स। इसके बाद जब टर्किश आर्मी आती है, टर्क्स की आर्मी, सबसे पहले हमें महमूद ऑफ गजनी जो है वो देखने को मिलते हैं। फ्रॉम 1001 टू 1027 सीई ही रेडेड इंडिया अराउंड 17 टाइम्स एंड his raids include the famous plundering of the Somnath temple in 1025 CE। बात करेंगे उनके बारे में कुछ देर के अंदर। एंड उसके बाद एंड में हमें मोहम्मद घोरी जो हैं वो देखने को मिलते हैं, जो सेकेंड बैटल ऑफ तराइन के अंदर पृथ्वीराज चौहान को हरा के राजपूत रेजिस्टेंस का जो है वो खात्मा करते हैं। एंड उसके बाद एक बेस सेट करते हैं आगे आने वाले समय में दिल्ली सल्तनत की, जब हमें 1206 के अंदर उन्हीं के एक स्लेव गवर्नर कुतुबुद्दीन ऐबक देखने को मिलते हैं, जो कि दिल्ली सल्तनत की जो है वो स्थापना करते हैं। इतना बड़ा हमारा ये वाला टॉपिक है नहीं, बिकॉज इट इज जस्ट अ प्रीलूड ऑफ द दिल्ली सल्तनेट, बट इट इज अ सिग्निफिकेंट टॉपिक बिकॉज यहां से जो है हमारी मेडिवियल इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। एक जो हमने लाइन ड्रॉ कर रखी है एंशिएंट से मेडिवियल के बीच में, उस लाइन के इस पार हमें पोस्ट गुप्ता पीरियड देखने को मिलता है, एंड उस लाइन के इस पार यानी कि मेडिवियल टाइम फ्रेम में हमें द अरब एंड टर्क इन्वेजन्स देखने को मिलते हैं। बिकॉज जब 712 सीई के अंदर मोहम्मद कासिम जो है वो इन्वेड करते हैं इंडिया के ऊपर, तब से जो है हम मानते हैं कि हमारा मेडिवियल टाइम फ्रेम जो है वो शुरू हो गया था बिकॉज ऑफ द फॉरेन मुस्लिम इन्वेजन्स। चलिए बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। ज्यादा लंबा हमारा टॉपिक है नहीं, बिकॉज इसके बाद एक काफी लंबा टॉपिक हमारा आने वाला है, दैट इज द दिल्ली सल्तनेट। उसके बारे में जो है हम डिटेल के अंदर बात करेंगे ही, बिकॉज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5 मेजर डायनेस्टीज हमें देखने को मिलती है दिल्ली सल्तनत के अंदर। बात करेंगे उसके बारे में अगली क्लास में। फिलहाल यहां पर देखते हैं कि हमें कौन कौन से अर्ली अरब एंड टर्क इन्वेजन्स देखने को मिलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें बैकग्राउंड एंड कॉजेज के बारे में, सबसे पहले हमें डेथ देखने को मिलती है प्रॉफिट मोहम्मद की इन 632 सीई। इसी के बाद से हमें इस्लामिक इन्वेजन्स का राइज जो है देखने को मिलता है अलग अलग पार्ट्स के ऊपर, जिसके अंदर हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी जो है वो शामिल था। आफ्टर द डेथ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद इन 632 सीई, द इस्लामिक कैलिफेट एक्सपैंडेड स्विफ्टली across West Asia, North Africa, Persia and parts of यूरोप एज वेल। यूरोप के कुछ पार्ट्स में भी हमें देखने को मिलता है मुस्लिम इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ गया था, बिकॉज दे वर एक्सपैंडिंग वेरी रैपिडली एंड स्विफ्टली। काफी अच्छी गति के साथ जो है ये लोग एक्सपेंशंस एंड कॉन्क्वेस्ट जो है वो कर रहे थे। आगे देखते हैं। The Umayyad caliphs from 661 to 750 CE aimed to extended their dominion to Sindh and Multan in India to secure the trade routes and ports along the Arabian Sea। अरेबियन सी के जो हमें ट्रेड रूट्स देखने को मिलते हैं उनके ऊपर कैप्चर करने के लिए उमायद कैलिफ्स ने जो है इंडिया के 2 रीजन्स मुल्तान एंड सिंध को जो है वो चुना था एक्सपेंशंस निकालने के लिए, कॉन्क्वेस्ट करने के लिए। एंड उन्होंने जो है 712 सीई में हमें देखने को मिलता है मोहम्मद कासिम को जो है वो भेजते हैं, एंड ये दोनों ही रीजन्स वो कैप्चर करने में जो है वो सफल रहते हैं। बात करेंगे अभी उनके बारे में कुछ देर के अंदर। सप्रेस पायरेसी स्पेशली आफ्टर अरब ट्रेडिंग शिप्स वर प्लंडर्ड नियर द सिंध कोस्ट। पायरेसी का मतलब हमें देखने को मिलता है लूटपाट समुद्र के अंदर, उस समय पे बहुत ज्यादा होती भी थी। एंड अरब शिप्स को जो है सिंध के रीजन में हमें देखने को मिलता है कि उनको लूट लिया गया था। इसका भी एक बदला लेने के लिए जो है वो इंडियन रीजन्स सिंध और मुल्तान पे जो है वो कैप्चर करना चाहते थे। आगे देखते हैं। स्प्रेड द इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम, ऑब्वियसली टर्क्स एंड अरब्स का ये हमें एक सिमिलर पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिलता है। Strategic location of Sindh was also very important. Sindh was the gateway to India. Controlling it meant access to trade, wealth and influence over the northwestern part of India. Obviously Sindh का जो region था northwestern part का बहुत ज़्यादा एक important region हमें देखने को मिलता है। Just like कन्नौज जो कि हमें मेन जो सब कॉन्टिनेंट है हमारा उसका इतना important region जो है इस टाइम पीरियड के अराउंड देखने को मिल रहा था।
इससे पहले ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल की हमने बात की थी कन्नौज के लिए, वो हमें 785 से अराउंड 816 सी के बीच में जो है वो देखने को मिलता है। उससे पहले ही हमें देखने को मिलता है कि सिंध एंड मुल्तान के रीजन्स पर जो है कैप्चरमेंट पूरी हो चुकी थी मोहम्मद कासिम की। अराउंड 712 सीई हमें ये टाइम फ्रेम देखने को मिलता है। तो जैसे कन्नौज यहाँ पे इंपॉर्टेंट था मेन सब कॉन्टिनेंट के लिए, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में हमें सिंध का रीजन जो है वो देखने को मिलता है, विच वर्कड एज अ गेटवे एंड access to it provided wealth and trade opportunities in the northwestern part of India। तो ये हमें कुछ रीजंस देखने को मिलते हैं अरब एंड टर्क इन्वेजन्स के इंडियन सबकॉन्टिनेंट के ऊपर। आगे देखते हैं द कैंपेन ऑफ मोहम्मद बिन कासिम 711 से लेके 715 सी 712 में हमें देखने को मिलता है कि ये सिंध का रीजन कैप्चर करने में सफल रहते हैं। Muhammad bin Qasim, a young general 17 to 20 years old, led the campaign under the Umayyad governor of Iraq. Major battles की बात करें, देबाल near modern day Karachi captured after heavy fighting and defeated Raja Dahir near Alor। सिंध का जो रीजन कैप्चर किया था राजा दहीर को हरा के, यही हमें देखने को मिलता है 712 सीई के अंदर बाय मोहम्मद कासिम। सिंध का रीजन यहाँ पे जो है अरब्स के कंट्रोल में आ गया एंड यहीं से हम मानते हैं कि हमारा अर्ली मेडिवियल का फेज जो है वो शुरू हो जाता है। कॉन्कर्ड ब्राह्मणाबाद एंड मुल्तान। मुल्तान वाज कॉल्ड द सिटी ऑफ गोल्ड फॉर इट्स वेल्थ एंड मेथड्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट की बात करें, कॉम्बिनेशन ऑफ मिलिट्री माइट एंड ट्रीटीज एंड मेनी लोकल चीफ्स सबमिटेड आफ्टर डिफीट एंड रिटेन्ड देयर पोजीशंस अंडर अरब सुजराइनिटी। ऐसा कुछ हमें समुद्रगुप्त के समय पे भी देखने को मिला था जब उनका दक्षिण व्रत का जो है हमें कॉन्क्वेस्ट देखने को मिलता है, जो कि मेंशन्ड है हमारा प्रयाग प्रशस्ति के अंदर। उसके अंदर हमने ये देखा था कि साउथ के जो कॉन्क्वेस्ट लड़े थे समुद्रगुप्त ने, वहां पे रूलर्स को हरा के एक बार फिर से रीइंस्टेट किया गया था। कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिलता है, मोहम्मद कासिम ने भी जो है दोबारा से रूलर्स को रीइंस्टेट किया एंड उनको जो है अरब सुजराइनिटी के अंदर रूल करने के लिए कहा गया, जिसको वो मना भी नहीं कर सकते बिकॉज दे वर डिफीटेड रूलर्स। इसके अलावा हमें देखने को मिलता है मिलिट्री माइट एंड ट्रीटीज दोनों का ही इस्तेमाल किया। यहाँ पे हमें कुछ कुछ ब्रिटिश की याद जरूर आती है, आगे हम बात करेंगे मॉडर्न टाइम फ्रेम में जब वहां पे हमें सब्सिडरी अलायंसेस एंड एंग्लो वॉरफेयर्स दोनों ही चीजें देखने को मिलती हैं। एंड सब्सिडरी अलायंस की वजह से तो बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स जो हैं वो ब्रिटिश सुजराइनिटी के अंदर जो है वो आ गई थी। बात करेंगे सबके बारे में जब हम मॉडर्न की तरफ बढ़ेंगे। यहां से हमें कुछ कुछ देखने को मिलता है कि ब्रिटिश से भी सिमिलर एंड समुद्रगुप्त से भी सिमिलर, तो दो बहुत बड़ी शक्तियों से जो है सिमिलर कॉन्क्वेस्ट के तरीके हमें मोहम्मद कासिम के जो है वो देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मोहम्मद कासिम का जो है देबाल एंड आलोर का जो बैटल हमें देखने को मिलता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे खास करके यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। साल कभी पूछ देते हैं, कभी जगहों के नाम जो है वो पूछ देते हैं कि किस जगह के पास ये बैटल्स हमें देखने को मिलते हैं, तो आपको यहाँ पे इसको याद रखना है। इसके अलावा एक चीज और हमें देखने को मिलती है, चचनाम के अंदर हमें इनके इन कॉन्क्वेस्ट के बारे में जो है डिटेल मिलती है। उस समय पे हमें देखने को मिलता है चचनाम नाम की एक किताब जो है वो लिखी गई थी, उसके अंदर मोहम्मद कासिम के जो भी हमें कॉन्क्वेस्ट देखने को मिलते हैं सब जो है उसके अंदर मेंशन्ड है। अराउंड 8th सेंचुरी बीसीई 8th सेंचुरी सीई तक का जो टाइम फ्रेम है वो जो है इस किताब चचनाम के अंदर जो है वो मेंशन किया गया है, विच इंक्लूड्स द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मोहम्मद कासिम। तो ये हमें देखने को मिलते हैं मोहम्मद कासिम। आगे हम देखते हैं कि अरब रूल के दौरान सिंध और मुल्तान में एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किस प्रकार का हमें देखने को मिलता है। लोकल कंटिन्यूटी, जैसा कि हम बात कर चुके हैं, एग्जिस्टिंग लोकल ऑफिशियल्स मेनली ब्राह्मण्स एंड बुद्धिस्ट कंटिन्यूड एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स। तो अभी तक एज सच कोई सप्रेशन देखने को नहीं मिलता है किसी और रिलीजन के ऊपर बाय द अरब्स। इसके अलावा रेवेन्यू सिस्टम, सबसे पहले जजिया टैक्स को जो है नॉन मुस्लिम्स पे लगाने वाले अरब्स ही हमें देखने को मिलते हैं। बट इसका जो इन्फ्लुएंस है जिस तरह का हमें औरंगजेब के समय पे देखने को मिलेगा अभी मुगल एम्पायर के टाइम पे, उस तरह का हमें देखने को नहीं मिलता है, बिकॉज अरब्स जो है सिर्फ दो ही रीजन्स पे अभी तक रूल कर रहे थे, दैट वर सिंध एंड मुल्तान। अरब्स एंड टर्क्स का हमें सबसे मेन फर्क जो है वो ये देखने को मिलता है कि टर्क्स जो है जो आगे हमें देखने को मिलेंगे, स्पेशली मोहम्मद घोरी एंड उनके आगे आने टाइम के बाद हमें कुतुबुद्दीन ऐबक हु एस्टैब्लिश द दिल्ली सल्तनत, उनका इन्फ्लुएंस पूरे सब कॉन्टिनेंट के ऊपर ज्यादा देखने को मिलता है एज कंपेयर टू अरब्स। ऐसा क्यों, वो भी हम अभी कुछ देर के अंदर बात करेंगे। फिलहाल यहां देखते हैं लैंड टैक्स एंड जजिया, दैट इज पोल टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम्स वर इंट्रोड्यूस्ड। एंड रिलीजियस पॉलिसी की बात करें, हिंदूज एंड बुद्धिस्ट क्लासिफाइड एज धिम्मीज। अब ये धिम्मीज क्या है,
protected people who paid jizya but retained freedom of worship and property। मतलब इसके अंदर जजिया टैक्स तो देना होगा बट दे रिटेन्ड फ्रीडम ऑफ वर्शिप, मतलब वो अपने भगवान की जो है वो पूजा अभी भी कर सकते हैं। दे वर नोन एज धिम्मीज। आगे बढ़ते हैं। कल्चरल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट, जैसे कि मैंने बात की, इतना ज्यादा हमें देखने को मिलता नहीं है अरब्स का, बिकॉज छोटे एरियाज, अगर हम पूरे सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो सिंध एंड मुल्तान आर जस्ट 2 प्रोविंसेस ओनली, उनके ऊपर जो है ये रूल कर रहे थे, एंड थोड़े काफी हमें कम टाइम तक देखने को मिलता है एज कंपेयर टू द टर्क्स विच विल बी कमिंग लेटर इन दिस क्लास। लिमिटेड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन हमें देखने को मिलता है। अरब रूल रिमेन्ड confined to Sindh and parts of southern Punjab. It did not expand deeper due to, सबसे पहला हमें देखने को मिलता है strong राजपूत रेजिस्टेंस। उस समय पे जो है राजपुताना जो हमें देखने को मिलता है, जो हमारे रीजनल किंगडम्स थे आफ्टर द फॉल ऑफ द गुप्ता एम्पायर, वो जो है काफी हमें स्ट्रॉन्ग जो है वो देखने को मिलते हैं, लाइक द राष्ट्रकूताज, द पालाज एंड द गुर्जर प्रतिहार्स। उनका रेजिस्टेंस जो है हमें बहुत अच्छा देखने को मिलता है, बहुत जबरदस्त देखने को मिलता है। इस वजह से अरब्स जो है आगे और एक्सपैंड नहीं कर पाए। और इसके अलावा अरब फोकस शिफ्टिंग टू कंसोलिडेशन ऑफ देयर वेस्ट एशियन एम्पायर। इसके बाद इनका ध्यान भटक जाता है अपने जो वेस्ट एशिया के एम्पायर जहां से ये आए थे उमायद्स, वहां के जो एम्पायर है, वहां की जो चीजें हैं उसके ऊपर इनका ध्यान जो है वो ज्यादा पड़ गया था rather than the Indian subcontinent। एंड इसके अलावा द स्ट्रॉन्ग राजपूत रेजिस्टेंस अगेंस्ट बिग डायनेस्टीज लाइक द गुर्जर प्रतिहार्स, द पालास, द राष्ट्रकूताज, ये हमें देखने को मिलता है। तो इस वजह से अरब जो है ज्यादा एक्सपैंड नहीं कर पाए, दे वर कन्फाइंड टू जस्ट 2 रीजन्स, सिंध एंड पार्ट्स ऑफ पंजाब एंड मुल्तान एज वेल। कल्चरल लिंक्स की बात करें, एक्सचेंज ऑफ नॉलेज, इंडियन न्यूमेरिकल्स, आयुर्वेद, एस्ट्रोनॉमी एंड फिलोसॉफिकल टेक्स्ट इन्फ्लुएंस द अरब स्कॉलर्स। आगे आने वाले टाइम में हमें अल बिरौनी नाम के एक ट्रैवलर एंड स्कॉलर देखने को मिलते हैं, जो महमूद ऑफ गजनी, जिनको महमूद गजनी भी कहा जाता है, उनके साथ जो है ये आए थे एंड यहाँ पे काफी समय तक रहे थे, एंड यहाँ के रीजन, यहाँ की जो है कल्चर, उसको जो है काफी अच्छा इन्होंने अपनी एक किताब तहकीक ए हिंद के अंदर जो है वो लिखा है। तो सब कुछ हमें देखने को मिलता है आगे आने वाले समय में कि कैसे मुस्लिम राइटर्स ने आके, मुस्लिम स्कॉलर्स ने आके यहाँ के रीजन को पहचाना एंड उनके बारे में बात भी करी। अल बिरौनी लेटर अंडर महमूद ऑफ गजनी रिफ्लेक्टेड दिस इंडो अरब इंटेलेक्चुअल इंटरैक्शंस। Then we see trade boost also, enhanced contact between Arab and Indian merchants, especially across the Arabian Sea। Arabian Sea का जो एरिया था जहां पे इनकी पायरेसी हमें देखने को मिलती है, अरब शिप्स लूट ली जाती थी, वो जो है अब नहीं हमें देखने को मिलता, बिकॉज इन रीजन्स पे जो है सिंध एंड मुल्तान जहां से अरेबियन सी का रूट हमें देखने को मिलता है, वहां पे अब अरब्स का ही रूल हो गया था। इस वजह से अरब शिप्स जो है अब सेफ थी बिकॉज ऑफ द अरब एक्सपेंशन टूवर्ड्स द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो ये हमें देखने को मिलता है अबाउट द अरब्स। ज्यादा लंबा टॉपिक है नहीं हमारा आज का, एंड अरब्स का हमें इतना ही देखने को मिलता है अकॉर्डिंग टू आवर एनसीईआरटी। कुछ जो चीजें आपको याद रखनी है, दैट इज द टाइम पीरियड व्हेन सिंध वाज कैप्चर्ड 712 सीई बाय मोहम्मद कासिम। किसको हराया था? राजा दहीर को हराया था उन्होंने, ऑफ सिंध रीजन। आगे हमें और चीजें जो देखने को मिलती हैं, चचनाम का जो मैंने मेंशन किया है, जिस किताब के अंदर मोहम्मद कासिम के जो इन्वेजन्स हैं उसके बारे में डिटेल के अंदर बात की गई है। 8th सेंचुरी सीई के अंदर एक किताब जो है वो लिखी गई थी। तो ये चीजें आपको प्रीलिम्स के लिए याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स द अर्ली टर्किश इन्वेजन्स 10th to 12th सेंचुरी सीई। इसके अंदर हमें 2 मेजर रूलर्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं, महमूद ऑफ गजनी एंड मोहम्मद ऑफ घोर, जिनको मोहम्मद घोरी के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। दोनों के ही जो है एम्स हमें डिफरेंट देखने को मिलते हैं। महमूद ऑफ गजनी केम जस्ट फॉर लूटिंग द वेल्थ ऑफ इंडिया, बट मोहम्मद ऑफ घोर केम फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पावर एज वेल। बात करते हैं दोनों ही रूलर्स के बारे में डिटेल में कुछ देर के अंदर। फिलहाल यहां देखते हैं बैकग्राउंड की बात करें। बाय द 10th century टर्क्स हैड बिकम द मिलिट्री एलीट in Islamic Central Asia and Iran. The fall of the Abbasids' direct power led to rise of regional dynasties like the Ghaznavids and the Ghurids. गजनविद डायनेस्टी के अंदर ही में महमूद ऑफ गजनी देखने को मिलते हैं, एंड घुरीद डायनेस्टी जो है मोहम्मद ऑफ घोर, जिनको हम मोहम्मद घोरी के नाम से भी जानते हैं, उनकी हमें देखने को मिलती है। अब्बासिड्स, ससानिड्स, इन सब के बारे में जो है हम डिटेल के अंदर वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर बात करेंगे। फिलहाल हमें इतना ही याद रखना है कि अब्बासिद कैलिफेट का जो है वो डिक्लाइन यहाँ पे हो जाता है। हमें ससानिड्स भी एक काफी इंपॉर्टेंट
कैलिफेट देखने को मिलेगा वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर, जो रोमन एम्पायर के समय से ही चला आ रहा था। बट यहाँ पे अगर हम बात करें अब्बासिड कैलिफेट के गिरने के बाद रीजनल डायनेस्टीज, जैसे हमें इंडिया के अंदर देखने को मिला, मौर्यंस गिरे तो रीजनल्स आए, उसके बाद गुप्ताज गिरे तो फिर एक बार रीजनल किंगडम्स आए, आगे हम फिर से देखेंगे जब एक बार दिल्ली सल्तनत गिरेगी तो एक बार फिर से रीजनल किंगडम्स आएंगे, मुगल एम्पायर गिरेगा फिर से रीजनल किंगडम्स आएंगे। तो ये जो है प्रोसेस वो चलता ही रहता है। एक बेल डायनेस्टी के गिरने के बाद जो है रीजनल किंगडम्स स्टार्ट टू इमर्ज। कुछ इसी प्रकार का हमें सेंट्रल एशिया के रीजन में भी उस समय पर देखने को मिल रहा था। गजनविद्स हु वर बेस्ड इन गजनी अफगानिस्तान, घुरीद भी हमें घोर के अंदर अफगानिस्तान के अंदर देखने को मिलते हैं, बेस्ड इन घोर सेंट्रल अफगानिस्तान। अब बात करते हैं अबाउट महमूद ऑफ गजनी हु रेडेड इंडिया 17 टाइम्स बिटवीन 1001 टू 1027 सीई। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? सबसे पहला सबसे मेजर ऑब्जेक्टिव मैंने जस्ट अभी आपको बताया क्या था, दैट वाज लूटिंग एंड प्लंडरिंग द वेल्थ ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, टू अमास वेल्थ थ्रू प्लंडर, टू सपोर्ट हिज एम्पायर एंड मैग्निफिसेंट कैपिटल एट गजनी, to spread the influence of Islam through plunder was his main goal in India, and to secure the frontiers from the Indian rulers. अब now what do I mean with frontiers? Frontiers जो है हमें border के regions को जो है वो कहा जाता है कि Indian frontier like is at, हमें कश्मीर में देखने को मिलता है, हमें पंजाब के अंदर देखने को मिलता है, राजस्थान में भी जो है इंडियन फ्रंटियर हमें देखने को मिलता है, मतलब बॉर्डर का इलाका, उसको जो है हम फ्रंटियर कहते हैं। ये फ्रंटियर्स को सिक्योर करने का भी एक ऑब्जेक्टिव हमें महमूद ऑफ गजनी का देखने को मिलता है। बट जो इनके मेन ऑब्जेक्टिव्स थे दैट वाज लूटिंग एंड प्लंडरिंग एंड ऑब्वियसली द स्प्रेड ऑफ इस्लाम। मेजर कैंपेन्स की बात करें, रेडेड इंडिया 17 टाइम्स, टारगेटिंग रिच अर्बन सेंटर्स एंड टेम्पल। सबसे जो आपको इंपॉर्टेंट दो नाम याद रखने हैं, दैट इज मुल्तान 1001 सीई एंड सोमनाथ टेम्पल 1025 सीई। इसके अलावा थानेसर हमें देखने को मिलती है, थानेसर के बारे में इससे पहले भी हमने बात की थी। पुष्यभूति डायनेस्टी जिसके अंदर हमें सबसे इंपॉर्टेंट रूलर हर्षवर्धन देखने को मिलते हैं, उनकी शुरुआती कैपिटल हमें थानेसर ही जो है वो देखने को मिलती है। हालांकि हर्षवर्धन जो है खुद वो कैपिटल को शिफ्ट करते हैं कन्नौज की तरफ, बट थानेसर भी जो है काफी अच्छा वेल मेंटेन्ड एरिया हमें देखने को मिलता है जिसकी प्लंडरिंग की थी महमूद ऑफ गजनी ने। इसके अलावा मथुरा और कन्नौज के रीजन्स भी हमें देखने को मिलते हैं जिसकी प्लंडरमेंट हमें देखने को मिलती है बाय महमूद ऑफ गजनी। नाम जो हमें याद रखने हैं दैट इज मुल्तान, सबसे पहली बार महमूद ऑफ गजनी यहीं पे जो है अपनी लूटपाट मचाते हैं। एंड उसके बाद सोमनाथ टेम्पल 1025 सीई, मोस्ट फेमस रेड फॉर इट्स डिस्ट्रक्शन एंड इमेंस बूटी, यानी कि बाउंटी हमें देखने को मिलती है, मतलब पैसा हमें देखने को मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट महमूद ऑफ गजनी का जो हमें एस्पेक्ट देखने को मिलता है जो कि इनको मोहम्मद ऑफ घोर से अलग बनाता था, दैट वाज नो परमानेंट रूल। ये कभी भी रूल करने के लिए इंडिया नहीं आए थे। हिज मेन ऑब्जेक्टिव वाज प्लंडरिंग, लूटिंग एंड द स्प्रेड ऑफ इस्लाम। इसके अलावा ज्यादा और हमें कोई एम देखने को मिलता नहीं है। बट as I explained earlier also, the Muhammad of Ghor, who is also known as Muhammad Ghori, उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था that was the administrative control of the Indian subcontinent। तो ये हमें देखने को मिलता है। महमूद did not attempt to establish direct rule, he installed governors in Punjab but returned to Ghazni after the raids। इसके बाद cultural contribution, he was a patron of scholars like Al-Biruni जिन्होंने किताब उल हिंद एंड तहकीक के हिंद दो किताबें जो है लिखी हैं, एंड फेरदोवसी who wrote the शाहनामा। तो ये हमें दो स्कॉलर्स देखने को मिलते हैं। अल बिरौनी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा प्री के अंदर कई बार जो है काफी बार पूछा जा चुका है इनके बारे में, इनकी तहकीक हिंद के बारे में, इनकी किताब उल हिंद के बारे में। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलते हैं। तो ये हमें महमूद ऑफ गजनी देखने को मिलते हैं। अब इनके ठीक उल्टा जो कि हमें देखने को मिलता है, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के लिए इंडिया आए थे, दैट वाज मोहम्मद ऑफ घोर, ऑल्सो नोन एज मोहम्मद घोरी। 1173 से 1206 सीई के अंदर जो है हमें इनका टाइम पीरियड देखने को मिलता है जब तक ये जीवित थे। अनलाइक महमूद, घोरी sought permanent conquest and administration in India. He recognized that plunder alone could not sustain empire building। ये जो है इनकी दूरदर्शी सोच को जो है वो दिखाता है। Unlike महमूद of Ghazni who was just interested in plundering and looting, इन्होंने ये सोचा कि भाई सिर्फ लूटपाट मचाने से जो है एम्पायर बिल्ड नहीं होता है। एम्पायर बिल्ड करने के लिए आपको एरियाज का एनेक्सेशन, टेरिटरीज का एनेक्सेशन करना जरूरी है, तभी जो है आप अपने एम्पायर को
बढ़ा सकते हैं। तो मोहम्मद ऑफ घोर, मोहम्मद घोरी ने जो है इसी कॉन्सेप्ट को जो है आगे बढ़ाते हुए आगे इंडिया के ऊपर जो है अपने इन्वेजन्स निकाले। इनके 3 सबसे इंपॉर्टेंट बैटल जो हमें देखने को मिलते हैं, द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, जहां पे इनको पृथ्वीराज चौहान, द रूलर ऑफ द चौहान्स ऑफ शखाम्बरी, जो कि अजमेर और दिल्ली का रीजन जो है उस समय पर रूल कर रहे थे, उन्होंने जो है हरा दिया था मोहम्मद घोरी को इन 1191 सीई, डिफीटेड बाय पृथ्वीराज चौहान। बट सेकंड बैटल में जो है ये बदला लेते हैं 1192 के अंदर। पृथ्वीराज चौहान से सबसे बड़ी गलती यही हुई कि इन्होंने मोहम्मद घोरी को जो है वो जिंदा छोड़ दिया। एंड इस बैटल के बाद, सेकंड बैटल ऑफ तराइन 1192, घोरीज फोर्सेस reorganized and decisively defeated Prithviraj, and Prithviraj was killed in the battlefield only। अब बहुत सारे लोगों को ये लगता है, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो को जो है अपना सोर्स ऑफ हिस्ट्री बना रखा है, पृथ्वीराज रासो इज नथिंग बट एन इंटरपोलेशन, वो जो है हमें सच देखने को नहीं मिलती है कि 4 बांस 24 कदम मच्चू को चौहान, वो जो आपको पोयम देखने को मिलती है, दैट हैज नथिंग टू डू विद हिस्ट्री। असली हिस्ट्री मैं आपको बताता हूं कि हुआ क्या था। पृथ्वीराज चौहान was killed in the battlefield only by Muhammad of Ghor, and Muhammad of Ghor was killed later by खोखर ट्राइबल्स। आगे जब वो वापस अपने एम्पायर की तरफ जा रहे थे तो खोखर के कबीलों ने जो है मोहम्मद ऑफ घोर को मारा था, ऐसा जो है रियल हिस्ट्री के अंदर हमें देखने को मिलता है। बट अकॉर्डिंग टू पृथ्वीराज रासो हमें यह देखने को मिलता है, मूवी भी आई थी कुछ टाइम पहले पृथ्वीराज, बिल्कुल ही गलत दिखाया गया है उसके अंदर कि दोनों आंखें फोड़ दी हैं पृथ्वीराज चौहान की। एंड उसके बाद उनके जो कोर्ट पोएट हैं चंद बरदाई, वो कहते हैं कि 4 बांस 24 कदम यहाँ पे सुल्तान बैठा है, उसको जो है मारो एंड मच्चू को चौहान। शब्द बेदी बाण का जो कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है कि शब्दों को सुन के उससे अंदाजा लगा के, क्योंकि अंधे हो गए थे, आंख फोड़ दी थी मोहम्मद ऑफ घोर ने, तो वो जो है मोहम्मद घोरी को मार देते हैं वहां पे अकॉर्डिंग टू दिस पोयम। बट ये पोयम जो है बिल्कुल भी फैक्ट चेक्ड जो है वो नहीं है, हमें सिर्फ एक लेजेंडरी पोयम, एक मिथिकल पोयम देखने को मिलती है पृथ्वीराज रासो। तो आपको जो है ये चीज याद रखनी है, पृथ्वीराज रासो को आपको एक हिस्टोरिकल सोर्स जो है वो नहीं मानना है। फिलहाल यहाँ पे आगे देखते हैं, बैटल ऑफ चंदावर हमें देखने को मिलता है 1194 के अंदर, जिसके अंदर जयचंद्र जो कि पृथ्वीराज के भी दुश्मन हमें देखने को मिलते हैं। कुछ सोर्सेज में ये कहा गया है कि जयचंद्र ने ही जो है मोहम्मद ऑफ घोर को जो है वो इंडिया की तरफ इन्वाइट किया था आक्रमण करने के लिए, बिकॉज पृथ्वीराज चौहान के साथ जो है उनकी अनबन चलती रहती थी। डिफीटेड जयचंद्र ऑफ कन्नौज हमें देखने को मिलता है, गढ़वाला रीजन के जो है हमें रूलर देखने को मिलते हैं गढ़वाला डायनेस्टी के, और यहीं पे वो डायनेस्टी भी खत्म हो जाती है आफ्टर द डेथ ऑफ जयचंद्र। लेगेसी की बात करें, हम बात कर चुके हैं, जब ये कॉन्क्वेस्ट हो गया इनका तो इंडिया का जो रीजन कैप्चर किया था, यहां पर रूल करने के लिए छोड़ के जाते हैं अपने स्लेव गवर्नर या फिर वाइसरॉय हम कह सकते हैं। स्लेव गवर्नर का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, हु लेटर एस्टैब्लिश्ड द दिल्ली सल्तनत आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद ऑफ घोर इन 1206 सीई ओनली। 1206 के अंदर ही में देखने को मिलता है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर दी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। His conquests laid the foundation for the Delhi Sultanate, which was established in the same year when Muhammad of Ghor died, that is the year of 1206। खोखर के कबीलों ने ही मारा था उनको, जैसा कि मैंने बात की। और अकॉर्डिंग टू पृथ्वीराज रासो हमें क्या देखने को मिलता है कि मोहम्मद ऑफ घोर वॉज किल्ड आफ्टर द बैटल ऑफ तराइन ओनली। बट फिर उन्होंने चंदावार का बैटल कैसे लड़ लिया भाई? सबसे मेन जो है हमें उसके खिलाफ, पृथ्वीराज रासो के खिलाफ जो एविडेंस है वही यही देखने को मिलता है कि अगर पृथ्वीराज चौहान ने जो है आफ्टर द बैटल ऑफ तराइन उनको मार भी दिया, तो भाई चंदावार का बैटल जो है वो किसने लड़ा था 2 साल के बाद। एक हमें ये देखने को मिलता है, इसके अलावा ऐसा कोई सॉलिड प्रूफ हमें देखने को नहीं मिलता है कि ये इवेंट्स सच में हुए ही होंगे। इट्स जस्ट एन इंटरपोलेशन, द पृथ्वीराज रासो पोयम रिटन बाय चंद बरदाई। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं कि अरब्स के कंपैरिजन में हमें टर्क्स जो हैं इतने ज्यादा सक्सेसफुल क्यों दिखाई देते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर, बिकॉज ऑफ सम टेक्निक्स विच दे अडॉप्टेड। द फर्स्ट वन वाज सुपीरियर कैवलरी एंड माउंटेड आर्चर्स। सुपीरियर कैवलरी का मतलब है यहाँ पे घुड़सवार जो है हमें ज्यादा एडवांस और ज्यादा ट्रेन्ड, ज्यादा स्किल्ड हमें देखने को मिलते हैं एज कंपेयर टू इंडियन फोर्सेज। एंड इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है, आगे हम देखेंगे, कॉम्पोजिट बोज का। अब व्हाट वर कॉम्पोजिट बोज? 2 टाइप के हमें धनुष उस समय पे देखने को मिलते थे। फर्स्ट वाज द लॉन्ग बो एंड सेकेंड वाज द कंपोजिट बो विच वाज यूज्ड बाय द टर्क्स।
लॉन्ग बो हमें देखने को मिलती है सिर्फ एक मटेरियल से बनाई जाती थी, दैट इज वुड से देखने को मिलती है, जैसे कि इट्स नेम सजेस्ट इट वाज लार्जर इन साइज। लॉन्ग बो नाम ही है इसका, लंबी धनुष। बट कॉम्पोजिट बो जो है हमें देखने को मिलता है कुछ मेटल्स का भी इस्तेमाल करके छोटे साइज के अंदर हमें लॉन्ग रेंज की बो देखने को मिलती है। दैट इज व्हाई द कॉम्पोजिट बो वाज मच सुपीरियर एंड मच फास्टर एंड विद अ मच बेटर रेंज हमें देखने को मिलती है एज कंपेयर टू द लॉन्ग बो। एंड कॉम्पोजिट बोज का इस्तेमाल हमारे टर्क्स किया करते थे उस समय पे, एंड लॉन्ग बोज जो है हमारे हिंदू राजपूत जो है वो इस्तेमाल करते थे। तो इस वजह से हमें देखने को मिलता है ये भी एक रीजन था टर्क्स के इंडिया के अंदर सफल होने का। फिलहाल यहां देखते हैं, टर्क्स मास्टर्ड फास्ट मूविंग हॉर्समैन आइडियल फॉर इंडियन प्लेन्स। यूज ऑफ टर्किश वॉर टैक्टिक्स, कॉम्पोजिट बोज के बारे में हम बात कर चुके हैं। फेन्ड रिट्रीट्स, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमें देखने को मिलता है। फेन्ड रिट्रीट का मतलब होता है फेक रिट्रीट। मतलब अभी मैंने बोल दिया कि हाँ भाई मैं हार गया, बट मैंने जो है उसके सामने, राजा के सामने ये कहा कि भाई मैं जो मतलब जिससे हारा हूं मैं, फॉर एग्जाम्पल आई एम मोहम्मद ऑफ घोर एंड मेरे सामने जो है पृथ्वीराज चौहान खड़े हैं। मैंने उनको बोला कि भाई मैं हार गया, मेरे को जाने दो, मैं जा रहा हूं, अब से जो है मैं यहाँ पे नहीं आऊंगा। बट मैं जो हूं गया नहीं, सिर्फ उनकी नजरों के सामने से मैं गायब हो गया, बट रात को आके एक बार फिर से मैंने हमला कर दिया। दैट इज नोन एज फेक रिट्रीट। अचानक से उसके बाद ऑफ गार्ड हो जाते हैं गार्ड्स, भाई की बैटल तो अब खत्म हो गया है, तो अब क्या ही बचा है। तो इस मौके का फायदा उठाते हुए अचानक से हमला, सडन अटैक्स ये लोग प्लान किया करते थे। दिस टेक्निक इज नोन एज फेक रिट्रीट और फेन्ड रिट्रीट। मतलब बोला कि मैं जा रहा हूं बट गया नहीं, एंड उसके बाद अचानक से आके हमला कर दिया। दैट इज नोन एज फेक रिट्रीट। एंड डिसिप्लिन्ड फॉर्मेशंस हमें देखने को मिलती है। व्हाट इज डिसिप्लिन्ड फॉर्मेशंस? मतलब जो हमें व्यू रचना उस समय पे देखने को मिलती है, फॉर्मेशंस ऑफ द ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, वो हमें बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड एंड एडवांस देखने को मिलती है टर्किश सोल्जर्स की उस समय पे। तो ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से हिंदू रेजिस्टेंस, हिंदू राजपूत रेजिस्टेंस को जो है क्रश करने में सफल रहे थे द टर्क्स। इसके बाद फ्रेगमेंटेड इंडियन पॉलिटी, एक सबसे बड़ा रीजन हमें देखने को मिलता है। क्या चल रहा था उस समय पे? द पोस्ट गुप्ता पीरियड। हमें जो है रीजनल किंगडम्स का जो है वो इमर्जेंस देखने को मिल चुका था। एक सेंट्रलाइज्ड रूल के अंडर इंडियन सब कॉन्टिनेंट नहीं था, सबने जो है छोटे छोटे एरियाज पकड़ के सब रूल कर रहे थे। गुर्जर प्रतिहार, पालाज, राष्ट्रकूताज, पल्लवाज, उसके बाद चौहान्स हो गए, गढ़वालाज हो गए, बहुत सारे हमें देखने को मिले हैं। हमने लास्ट क्लास के अंदर सबके बारे में जो है डिटेल के अंदर बात की है। तो इस वजह से इनके लिए जो है काफी आसान हो गया, बिकॉज एक रूलर एक बड़ा एरिया रूल कर ही नहीं रहा। अगर ये लोग गुप्ता टाइम पीरियड पे आते, अगर आते तो शायद ये कभी जीत नहीं पाते उस समय पे, बिकॉज समुद्रगुप्त एंड चंद्रगुप्त सेकंड, विक्रमादित्य, इतने लेजेंडरी रूलर्स हमें देखने को मिलते हैं जिन्होंने सेंट्रलाइजेशन एक बार फिर से आफ्टर द मौर्यन एम्पायर, मौर्य तो बहुत बहुत पीछे हो गए, इसलिए उनको मैंने यहाँ पे एज एग्जाम्पल ऐड नहीं किया है। बट गुप्ता टाइम फ्रेम अगर हम देखें, अगर 200 साल बाद का होता तो शायद इंडियन हिस्ट्री थोड़ी सी अलग हो सकती थी। फिलहाल यहाँ पे देखते हैं, राजपूत किंगडम्स वर डिवाइडेड ऑफन एट वॉर विद ईच अदर्स एंड नो कलेक्टिव डिफेंस स्ट्रैटेजी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और हमें देखने को मिलती है कि सारे राजपूत मिलकर कभी नहीं लड़े। एक एक किंगडम जो है हारता गया, फिर एक एक किंगडम जो है इनके टर्क्स के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जुड़ता गया। तो बाकी किसी ने भी ये नहीं सोचा कि भाई अब जो है हम मिलके हमला करेंगे, ये किसी ने भी नहीं सोचा उस समय पे। इसी वजह से हमें वहां पे हिंदू रूलर्स का जो है डिक्लाइन देखने को मिलता है, एंड टर्क्स जो है हमारे ऊपर जीत हासिल कर लेते हैं। बाय इंडियन रूलर्स बैटल्स वर फॉट इंडिविजुअली बाय द रीजनल पावर्स। तो ये हमें देखने को मिलता है रीजंस फॉर सक्सेस ऑफ टर्क्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लॉन्ग बो एंड द कॉम्पोजिट बो। लॉन्ग बो का इस्तेमाल हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में उस समय पे चल रहा था। लंबी बो होती थी, रेंज जो है ज्यादा दूर की हमें देखने को नहीं मिलती थी, एंड सिर्फ एक मटेरियल की जो है ये बनी होती थी। कॉम्पोजिट बोज की बात करें, साइज में छोटी, रेंज लंबी, एंड डैमेज भी ज्यादा हमें देखने को मिलता है क्योंकि स्पीड जो है ज्यादा होती थी कॉम्पोजिट बो के छूटे हुए एरोज से। तो ये हमें देखने को मिलता है, दोनों के बीच का फर्क बहुत ज्यादा फर्क था, इसीलिए कॉम्पोजिट बोज को कहा जाता है कि इट वर फार मोर सुपीरियर देन द लॉन्ग बो। अब आगे देखते हैं, इंपैक्ट ऑफ अर्ली अरब एंड टर्किश इन्वेजन। सबसे पहली चीज जो मैंने आपको बताई थी क्लास के शुरू होते ही, दैट वाज इट मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द एंशिएंट द अर्ली मेडिवियल
phase and the end of the ancient era of the Indian subcontinent's history। तो सबसे मेन इम्पैक्ट तो हमें यही देखने को मिलता है अरब एंड टर्क इन्वेजन्स का। इसके अलावा न्यू पॉलिटिकल एरा ओपन डोर्स फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया, जो हमें 1206 दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड से देखने को मिलेगा, विच कंटिन्यूड टिल 1857, जब तक हमें मुगल एम्पायर देखने को मिलता है। हालांकि तब तक तो बहुत ज्यादा जो है वीक पड़ गए थे वो, स्पेशली आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ औरंगजेब 1707। आखिरी के 150 साल मुगलों के एज सच हमें कोई बड़ा रूलर देखने को मिलता नहीं है, बट स्टिल देवर रूलर्स, नाम के लिए ही सही लेकिन थे जरूर। तो इस वजह से हम कहते हैं कि 1857 तक जो है हमें मुगल एम्पायर जो है वो देखने को मिलता है, मुस्लिम इन्फ्लुएंस जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे देखने को मिलता है। आगे देखते हैं, कल्चरल एक्सचेंज, साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर एंड आर्ट सॉ बिगिनिंग्स ऑफ इंडो इस्लामिक सिंथेसिस, मतलब इंडो इस्लामिक फ्यूजन हमें देखने को मिलता है हर एक एस्पेक्ट के अंदर, चाहे आप साइंस लें, चाहे आप टेक्नोलॉजी लें, आर्किटेक्चर के अंदर, आर्ट के अंदर, हमें दोनों ही कल्चर्स का फ्यूजन देखने को मिलता है। इंडियन जो स्टाइल चले आ रहे थे एंड बाहर से जो टर्किश एंड अरब स्टाइल्स हमें देखने को मिलते हैं, वो भी आगे जाके यहाँ पे दोनों मर्ज हो जाते हैं, हमें एक फ्यूजन देखने को मिलता है। आर्किटेक्चर के अंदर भी पर्शियन स्टाइल आर्किटेक्चर आगे हमारा देखने को मिलेगा, कुछ कुछ उसमें हिंदू एलिमेंट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये चीजें जो है स्टार्ट कब हुई? आफ्टर द अर्ली अरब एंड टर्क इन्वेजन्स। Changes in warfare, Indian armies slowly adapted to mounted archery and new military techniques। जो कॉम्पोजिट बोज का इस्तेमाल कर रहे थे टर्क्स, अब जो है इंडियन रीजनल किंगडम्स जो बची खुची थी वो भी जो है अब इस्तेमाल करना शुरू कर देती हैं। आगे जाके दिल्ली सल्तनत के टाइम फ्रेम में जब हम बात करेंगे स्पेशली अबाउट अलाउद्दीन खिलजी, उनके समय पे तो सब जो है कॉम्पोजिट बोज ही इस्तेमाल किया करते थे। उनकी आर्मी इट वॉज वेरी फास्ट एंड वेरी रिलायबल। बात करेंगे उनके बारे में जब हम दिल्ली सल्तनत की तरफ बढ़ेंगे, फिलहाल यहां देख लेते हैं। इसके बाद एंड में हमें इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जो है वो देखने को मिलता है, स्ट्रेंथेन द इंडो सेंट्रल एशियन ट्रेड रूट्स, मतलब द बाकी पार्ट्स ऑफ एशिया जहां पे मुस्लिम रूल हमें देखने को मिलता था, उनके साथ ट्रेड कनेक्शंस भी अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो है वो शुरू हो गए थे बनने। तो ये जो है हमारा टॉपिक यहीं खत्म होता है। मैंने बताया आपको कि ज्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं हमारा। तो इसके बाद अब ये टॉपिक सिग्निफिकेंट इसीलिए था बिकॉज इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द मेडिवियल फेज ऑफ द इंडियन हिस्ट्री। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक इंडियन मेडिवियल हिस्ट्री के अंदर, दैट वाज द दिल्ली सल्तनेट। 5 डायनेस्टीज इसके अंदर हमें देखने को मिलेंगी, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द स्लेव एंड और द मामलुक डायनेस्टी, जिसके अंदर हमें मेन रूलर्स कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, घियासुद्दीन बलबन, इस टाइप के लोग जो है देखने को मिलेंगे। आगे हम बात करेंगे अबाउट द खिलजी डायनेस्टी, जिसके अंदर हमें जलालुद्दीन खिलजी एंड अलाउद्दीन खिलजी, बहुत इंपॉर्टेंट रूलर्स। देन वी विल टॉक अबाउट द तुगलक्स, जिसके अंदर हमें घियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ये जो है देखने को मिलेंगे। देन वी विल मूव टुवर्ड्स द सैयद डायनेस्टी, जिसके अंदर हमें खिज्र खान जो है देखने को मिलेंगे, इनके फाउंडर, इनके सबसे प्रोमिनेंट रूलर। देन इसके बाद एट लास्ट लोधी डायनेस्टी हमें देखने को मिलेगी। बहलोल लोधी ने जो है इसकी स्थापना की, एंड सिकंदर लोधी एंड इब्राहिम लोधी, द अदर 2 लोधी रूलर्स, प्रोमिनेंट लोधी रूलर्स वी सी इन द एरा ऑफ द लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी का फॉल हमें 1526 में देखने को मिलता है, व्हेन द मुगल्स रोज टू पावर। तो ये जो हमारा टाइम फ्रेम है दिल्ली सल्तनत का 1206 से 1526, ये जो है हम अगली क्लास के अंदर कवर करेंगे। उसके बाद मुगल्स की तरफ बढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि हमें साउथ की तरफ जो है वो क्या देखने को मिला था। साउथ में हमें उस समय पे विजयनगर एंड बहामानी किंगडम्स, इनका जो है इमर्जेंस होता हुआ दिखाई देता है। तो उनके बारे में भी जो है हम बात करेंगे उसकी नेक्स्ट क्लास के अंदर। बात करते हैं इन सब के बारे में अगली क्लास के अंदर। आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया।